नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज 19 जुलाई है और शनिवार। आज बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 7वां एपिसोड आपके समक्ष है। आशा है आपको पहले भी एपिसोड अच्छे लगे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड भी आपके लिए उपयोगी और अच्छा हो सकता है। आज 19 जुलाई है, इसका मतलब कि 19 जुलाई 1969 को आज जो बैंक हैं पब्लिक सेक्टर, उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था। तो सभी बैंक कर्मचारियों को भी इस राष्ट्रीयकरण की दिवस की शुभकामनाएं। अब 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। राष्ट्रीयकरण करने के पीछे मकसद था कि बहुत सारे प्राइवेट बैंक थे वो डूब जाते थे और जो योजनाएं हैं वो जनता तक नहीं पहुंचती थी। लोन लेने के लिए भी आम जो जनता थी उसको मुश्किल होती थी। जो बैंक जिन जिन उद्योगपतियों के थे वहाँ पर उस इंडस्ट्री को वो उनका भरण पोषण करते थे, यानी बैंकिंग जो है आम आदमी तक नहीं पहुँच पा रही थी। तो सरकार ने ये निश्चय किया कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। उसमें से कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इस प्रकार से लगभग 14 बैंकों को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया, सरकारी निजीकरण समाप्त कर दिया। अब उस समय जब ये नेशनलाइजेशन हुआ तो उस समय और आज की अगर हम स्थिति देखें तो बहुत बदली हुई है। ये फर्स्ट फेज था नेशनलाइजेशन का। दूसरा फेज शुरू होता है 1980 में। 16 अप्रैल 1980 को बाकी बचे जो 6 बड़े बैंक थे उनका भी नेशनलाइजेशन हो गया। उनमें से कॉरपोरेशन बैंक था, आंध्रा बैंक था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, न्यू बैंक ऑफ इंडिया था, विजया बैंक था, पंजाब एंड सिंध बैंक था। तो इस तरह से 14 पहले और 6 ये होकर और एक स्टेट बैंक पहले से राष्ट्रीयकृत 21 नेशनलाइज्ड बैंक इस देश में हो गए। उसमें बाद आईडीबीआई भी आया तो लगभग 22 बैंक नेशनलाइज्ड बैंक इस देश में थे। जब राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था 1969 में, उस समय अगर हम बात करें डाटा की कुछ, तो उसमें ब्रांचेस की संख्या थी लगभग 8,300। आज 90,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं पब्लिक सेक्टर की। 5,000 करोड़ का डिपॉजिट था, आज 140 लाख करोड़ का डिपॉजिट है। 3,500 करोड़ रुपए का लोन था बैंकों ने जो दे रखा था, आज वो 110 लाख करोड़ से ज़्यादा हो गया। 1 लाख स्टाफ था उस समय, आज जो कि 8 लाख के करीब है। यानी हर क्षेत्र में बैंक जो है राष्ट्रीयकरण के बाद बड़े गांव तक पहुंचे, विस्तार हुआ, आम जनता तक पहुंचे। सरकार कोई भी आई उसकी योजनाएं जो है जनता तक पहुंचाने में इन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने बहुत बड़ा रोल किया। और अभी का अगर हम देखें तो 2014 में जब नई सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आई तो उन्होंने जब जनधन खातों का एक शुरुआत की तो इन बैंकों ने बहुत बढ़ चढ़ कर लगभग आज अगर कहा जाए तो 55 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते खोले जो कि बैंकिंग के साथ नहीं जुड़े थे। वो सभी इन्हीं पब्लिक सेक्टर बैंकों के कारण हुआ। आज ये पब्लिक सेक्टर बैंक कहें तो सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसको लागू कर रहे हैं, जो सोशल स्कीम्स हैं उनको लागू कर रहे हैं। यानी हर मोर्चे में पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। आज पब्लिक सेक्टर बैंक का अगर प्रॉफिट देखा जाए तो लगभग 22,775 करोड़ का पिछले साल का प्रॉफिट है, जो डिविडेंड के रूप में सरकार को दिया गया है। कुल अगर प्रॉफिट देखा जाए तो 1,78,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट इन बैंकों ने कमाया।
यानी सरकार को भी भरपूर पैसा मिल रहा है, बैंक भी कमा रहे हैं। नेशनलाइजेशन के बाद जैसे कहा कि पहले 14 फिर 6, तो लगभग 21 बैंक जो हैं इस देश में अच्छी तरह से काम कर रहे थे, विस्तार कर रहे थे। लेकिन एक परिवर्तन का युग जिसे कहें तो समय समय पर आता है। 1969 से 2007 के बीच में 22 प्राइवेट जो बैंक थे वो उनका बहुत नुकसान हुआ। वो सरकार ने उन बैंकों को पब्लिक सेक्टर बैंकों में मर्ज किया। उसके कारण से जनता का भी लाभ हुआ, ये बैंक भी जो है वो बच गए और पब्लिक सेक्टर बैंक में उनको मर्ज कर दिया गया। लेकिन एक और दौर बैंकों में आता है कि जब 1994 में नई प्राइवेट बैंकों की सरकार की पॉलिसी आती है कि नए बैंकों को भी लाइसेंस देना है, और उसमें हम देखते हैं कि ICICI, HDFC, एक्सिस बैंक, यस बैंक, तमाम आज ये 8 नए जनरेशन के प्राइवेट बैंक देश में हैं। वैसे ही 14 ओल्ड प्राइवेट जनरेशन बैंक है जो कि पहले से ही प्राइवेट बैंक हैं और चल रहे हैं। बाकी स्मॉल बैंक भी काफ़ी नंबर जो हैं उनके बढ़ गए। 1991 में नरसिम्हन कमेटी की स्थापना हुई और उन्होंने बहुत सारी बैंकिंग के बारे में अपनी सजेशंस दिए, रिकमेंडेशंस दी, जिसके आधार पर सबसे पहले जो शुरू हुआ वो था मर्जर का दौर। 1993 में सबसे पहले न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर पंजाब नेशनल बैंक कर दिया। यानी बैंकों को, एक सरकारी बैंक को दूसरे सरकारी बैंक में मर्ज करने का नरसिम्हन कमेटी का कहना था कि बैंकों की संख्या कम होनी चाहिए। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को स्टेट बैंक का जो सब्सिडी एसोसिएट बैंक था उसमें मर्ज किया। फिर 2010 में स्टेट बैंक ऑफ इंदौर को स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया। 2017 में बाकी बचे जो स्टेट बैंक के एसोसिएट बैंक थे, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, इनको भी स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया गया। यानी एक बड़ा बैंक बनाने के पीछे इन एसोसिएट बैंक को स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया गया। लेकिन ये मर्जर का दौर यही नहीं रुका। 2020 में फिर से जो सेकंड फेज मर्जर का आया, तब 6 बैंकों को बाकी बैंकों में मर्ज कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में मर्ज किया गया, OBC और PNB में, यूनाइटेड बैंक को PNB में मर्ज कर दिया गया, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक में, और विजया बैंक और देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया। इसके कारण से बहुत सारी ब्रांचेस बंद हुई, क्योंकि एक ही जगह पर अगर सभी बैंकों की ब्रांचेस थी तो उनको स्टाफ के अंदर भी रिक्रूटमेंट का असर पड़ा, रिक्रूटमेंट भर्ती जो है वो मुश्किल हुई। यानी मर्जर तो हो गया, लेकिन जो कल्चरल मर्जर था वो आज तक नहीं हो पाया। मर्ज होने वाले बैंकों को जो जिस बैंक में मर्ज किया जाता है उसको एक स्टैंप कहें, वो टैग करके उनको चिन्हित किया जाता है कि ये फला बैंक से हैं। सरकार अपने हिसाब से सोचती हो कि मर्जर का फायदा हो गया कि बड़ा बैंक हो गया, लेकिन उसके जो माइनस पॉइंट भी बहुत है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो कर्मचारियों, अधिकारियों को हुआ। वो टैग हो जाते हैं कि ये जो स्टाफ है ये इस बैंक से है, ये इस बैंक से है। प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं। ब्रांचेस मर्ज होने के बाद, ऑफिसेज मर्ज होने के बाद रिक्रूटमेंट की जो एक वहाँ और संभावना थी, उसके ऊपर भी ब्रेक लगता है। तो
तो इस प्रकार से 56 सालों के राष्ट्रीयकरण के बाद आज 12 सरकारी बैंक बचे हैं। सरकार यहीं नहीं रुक रही, सरकार और आगे बढ़ रही है। इसी बीच में 2 अक्टूबर 1975 को एक और बैंक का उदय होता है, और रीजनल रूरल बैंक्स, यानी ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देने के लिए उनकी स्थापना की जाती है। शुरू में 5 से लेकर 196 तक ग्रामीण बैंक बन जाते हैं। उसके बाद 196 से उनका भी कंसोलिडेशन मर्जर शुरू होता है, और 196 से 43 आते हैं। 43 से अभी 28 बैंक बचे हैं। यानी अभी जो पॉलिसी नई ग्रामीण बैंक की आई कि 1 स्टेट 1 ग्रामीण बैंक, वो अभी 1 मई 2025 से इम्प्लीमेंट हो गया। इन ग्रामीण बैंकों में केंद्र सरकार का 50% हिस्सा, 35% जो स्पॉन्सर बैंक हैं, और 15% स्टेट गवर्नमेंट का शेयर रहता है। यानी उनकी संख्या भी कम हो गई, बैंकों के पब्लिक सेक्टर के कम होने के साथ साथ। अब अगर देखा जाए तो अब ये जो मर्जर है या डिसइन्वेस्टमेंट है, यही नहीं रुक रहा। अब सरकार का जो हिस्सेदारी है, एक 5 बैंक हैं उसमें लगभग 90% से ज़्यादा है। तो सरकार चाहती है उनके में भी अपना स्टेक 75% से नीचे ले आएँ, क्योंकि बाकी जो बैंक हैं साथ उनमें 75% से नीचे है। तो वो इन 5 बैंकों में भी स्टेक कम करके 45,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं। अब ये सीधा सीधा एक निजीकरण की ओर हम चल पड़े हैं। एक राष्ट्रीयकरण, उसके बाद मर्जर, अभी डिसइन्वेस्टमेंट और निजीकरण। सरकार सोचती है कि निजीकरण से, डिसइन्वेस्टमेंट से पूंजी आएगी, सरकार को भी पैसा मिलेगा, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो शेयर होल्डर या जो इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज बैंक में हिस्सेदारी खरीदेंगी, उनका भी रोल जो है बोर्ड में बढ़ेगा। अब सरकार और निजी सदस्यों का बोर्ड में क्या स्थिति बनती है, क्या कॉम्बिनेशन बनता है, वो समय ही बताएगा। तो आज इस 56 साल की यात्रा में पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो राष्ट्रीयकरण के बाद एक बार निजीकरण की ओर चल पड़े हैं। ये समय बताएगा कि ये राह सरकार ने जो चुनी है वो अच्छी है, या उसका जो लाभ है वो होगा, या अंतोगत्वा उसके कारण से बैंकिंग के ऊपर एक बदलाव जो अपेक्षित है वो नहीं हो पाएगा। आशा है आज का ये बैंकिंग की बात पर ये एक स्पेशल एपिसोड समर्पित है बैंकों के नेशनलाइजेशन डे को। धन्यवाद।